हेलो एवरीवन, कैसे हैं? और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और चलिए, अभी जैसे कि हमने कल देखा था, कल मैंने आप लोगों को सूचियों के बारे में बताया था। ठीक है, भारतीय संविधान में जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं, हमने उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें हमने यानी कि 6 अनुसूची यानी कि 6 शेड्यूल तक का हमने आपका कवर करा दिया था। और आज हम आपका उसके नेक्स्ट पार्ट से यानी कि 7 शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची से हम लोग फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसके लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर से एक नज़र फटाफट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और तो चलिए फटाफट अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी 7वीं अनुसूची देखते हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है? 7वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है कि जो हमारी शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है, यानी कि जो हमारी पावर है उसका जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, उसके बारे में क्या है, विवरण दिया गया है। ठीक है, कि भाई उसको 3 कैटेगरी में दिया गया है। एक हमारा होता है जैसे केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देन हमारा होता है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन होता है बोथ यानी कि दोनों स्टेट एंड जो सेंट्रल है बोथ। तो इसमें क्या हम कवर करते हैं, जैसे कि आपका बता दें कि किसके पास कौन सी पावर होगी, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बता दें आपको, नोट छापने की पावर होती है, ठीक है, और एजुकेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके पास है? सेंट्रल के पास है। जैसे नोट छापने की हो गई, एयरफोर्स हो गया। ठीक है, जो एजुकेशन है वो बोथ के पास है। सॉरी, जो एजुकेशन है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम सेंट्रल की बात कर लें। तो जैसे आपका नोट छापने की पावर हो गई, और आर्म्स फोर्स जो एयरफोर्स हैं उसकी जो भी कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास होती है? सेंट्रल के पास होती है। क्योंकि भाई देखिए, अगर वो सेंट्रल के पास नहीं होगी तो जो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपत्ति आ गई, ठीक है, जो हमारा अगर हम बात कर लें तो उसकी जो भी कंट्रोलिंग पावर है वो अगर हम राज्य के पास दे देंगे तो सबकी अपने अपने राज्य का एक आर्मी फोर्स, एयर फोर्स होगा। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल होगा? पता चला विद्रोह छिड़ गया है, युद्ध छिड़ गया है, वो एक राज्य कह रहा है कि हम जाएंगे सपोर्ट करेंगे, एक राज्य कह रहा है हम तो जेबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसीलिए ये बोला गया कि जो एयरफोर्स है उसकी जो भी कंट्रोलिंग है वो किसके पास होगी? सेंट्रल के पास होगी। ठीक है, उसके जो भी हम पावर है वो किसके पास है? उसको जो भी कंट्रोल करेगा वो कौन करेंगे? जो हमारे सेंट्रल करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेट में। स्टेट में कौन कौन सी पावर होनी चाहिए? स्टेट में जो पावर होनी चाहिए, जैसे कि आपका हो गया पंचायत हो गया, ठीक है, ये हो गया, अब पंचायत हो गया। और जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके खुद के क्या होना चाहिए कि अगर हम बात कर ले कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई या फिर कोई जो भी एक्टिविटीज़ करानी है वो किसके पास होती है? राज्य के पास होती है। और वो पंचायत बनाना है। ठीक है, जैसे कि हाँ, आप ये कह सकते हैं, आप सेंट्रल तो नहीं कहेगी ना कि हमें पंचायत बनाइए, नहीं, वो राज्य के पास होती है। क्योंकि राज्य क्या होता है ना, उस एरिए का जो होता है हेड होता है। तो उस एरिए में गांव हैं और भी जैसे क्षेत्र हैं, उसमें क्या चीज़ें बननी चाहिए। ठीक है, तो वो राज्य के पास पावर होती है कि आप अपना, तो पंचायती जो है, पंचायत है वो किसका बनाने का जो भी पावर है वो किसके पास है? राज्य के पास है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बोथ की, मतलब सेंट्रल और स्टेट के पास, दोनों के पास कौन कौन सी पावर है। जैसे कि मान लीजिए कि एजुकेशन हो गया, ठीक है, वो दोनों के पास पावर है। क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए कि अगर केवल ये राज्य के पास होता तो जो सेंट्रल वाले हैं वो क्या करते भाई, उनके पास तो कोई चीज़ें नहीं थी, वो कैसे एजुकेशन लेंगे। इसीलिए हो गया कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे और एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हो गई नौकरी की। अगर हम बात कर ले तो नौकरी का भी जो भी है विवरण, जो भी है वो क्या है? सेंट्रल के पास और स्टेट के पास, दोनों के पास है। कि आपने देखा होगा कि जब भी वैकेंसियाँ अगर निकलती हैं तो जैसे लिखा होता है कि यूपीएससी के, यूपीपीएससी के थ्रू निकली हुई हैं, और या बिहार पीसीएस के थ्रू निकली हुई हैं, या इस स्टेट के थ्रू निकली हैं।
तो यहाँ पर ये जो हैं वो स्टेट वाली निकलती हैं। और आपने देखा होगा कि सेंट्रल के थ्रू, केंद्र के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम सीटेट की बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी इस सेंट्रल नौकरी होती है। जैसे जो भी जॉब होती हैं वो सेंट्रल होती हैं। तो यहाँ पर दोनों लोग मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं और इस पे काम करते हैं। समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे परिवार नियोजन की बात कर लें, तो ये दोनों सेंट्रल का भी है और स्टेट का भी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है। भाई 8वीं अनुसूची में भाषा है, ठीक है। भाषा का विवरण दिया गया है कि जो भी हमारे उसमें संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो वो किस अनुसूची में रखा गया है, वो हमारी 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। जो 22 भाषा है इसका विवरण मैं आप लोगों को एक साथ दूंगी कि कौन कौन सी भाषाएं हमारी हैं जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, क्या भोजपुरी क्या 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, क्या 8वीं अनुसूची में रखी गई है जो भोजपुरी भाषा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारी 9वीं अनुसूची क्या कहती है, तो 9वीं अनुसूची कहती है भूमि सुधार, ठीक है। भूमि सुधार में ये आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो इस टाइम में जो भी रियासतें थी, देसी रियासतें हो गई, या हम बात कर लें कि जो हमारे यहाँ पर जमींदार हुआ करते थे तो उनके पास सारी ज़मीनें होती थी, ठीक है, वो उस पर कंट्रोलिंग रखते थे। तो जो छोटे किसान हुआ करते थे ना, उनके पास कोई पावर नहीं थी कि उनसे वो चीज़ें छीन लें। तो ये हुआ कि सबसे पहले तो क्या होता ना, उसमें धनी धनी ही रह जाते थे और छोटे वर्ग जो थे वो हमेशा उन पर निर्भर रहते थे। ये हुआ कि भाई आप इसमें, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और ये प्रोसेस किया गया कि भाई जो भी किसान है, सबसे पहले आप जमींदारी व्यवस्था यहाँ से भगाओ, हटाओ, ठीक है। और जो भी हमारे किसान हैं, जिनकी चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो, जितनी जिसकी भूमि है उसको उनको वापस करो किसानों को, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। तो यानी कि भूमि सुधार की बात यहाँ पर की गई है आपके 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची की बात कर लें तो 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, दल बदल की बात की गई है। अब दल बदल क्या है, दल बदल ये है कि जो भी बोला गया है कि चुनाव के टाइम पे जो भी पार्टी जीतती है, ठीक है, उसमें जो भी मेंबर है वो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, वो उसमें नहीं जा सकता है 5 साल तक, जब वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है। उसके 5 साल ख़त्म हो जाते हैं, देन उसके बाद वो ज्वाइन कर सकता है, या चुनाव होने से पहले वो पार्टी को छोड़ सकता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दल बदल का प्रोसेस है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायत कहा गया है, पंचायती राज, ठीक है। अब पंचायत के यहाँ बोला गया है, पंचायत का विवरण क्यों है, यहाँ पर जो छोटे छोटे हमारे शहर हैं, शहर की बात कर रहे हैं, जो हमारे गांव हैं, ठीक है। आप देखेंगे रूरल एरिया में जो भी डेवलपमेंट है या भी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका जो भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, प्रधान होता है। पंचायत में एक कौन होता है, हेड होता है, पंचायत का प्रधान होता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी डेवलपमेंट होनी है या क्या प्रोसेस करना है, वो सारा पंचायत में एक प्रधान होता है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। अब भाई पंचायत की बात कर ली गई, तो इसका मतलब हमारे अर्बन एरिया के लिए भी होना चाहिए, यानी कि शहरीकरण के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हमारी अनुसूची 12वीं आ गई। 12वीं अनुसूची में यानी 12th शेड्यूल में आपको जो क्या दिया गया है, नगर पालिका का विवरण दिया गया है कि भाई आप अगर पंचायत में यानी कि रूरल एरिया में अगर आप डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे जो हमारा अर्बन एरिया है उसके लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। तो
जैसे पंचायत के लिए एक प्रधान रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरीके से जो नगर पालिका है, नगर पालिका के लिए एक मेयर होता है, हेड होता है। जो मेयर, नगर पालिका का मेयर जो होता है वो हेड होता है। वो सारी चीज़ें जो भी आप अर्बन एरिया में जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल या कौन कंट्रोलिंग उसकी बहुत करता है, वो एक मेयर करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को 12 अनुसूचियाँ बहुत अच्छे से 12 शेड्यूल्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। इन केस अगर इत्तू सा भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से आपको विदिन आवर्स में आपको सलूशन दूंगी, और उस कमेंट को मैं प्रायोरिटी पे रखकर फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, लगता है कि आपको और भी कोई टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, तो प्लीज़ वेलकम है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पे भी बात करूँगी। ठीक है, अब हमारे भारतीय संविधान की, देखिए हमारा प्रियम्बल हो गया। ठीक है, हमने आपको प्रियम्बल प्रॉपर समझा दिया, हमने आपको अनुसूची समझा दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल की। जो हमारे 395 आर्टिकल हैं, हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर एक चीज़ हमारा और रह जाता है, भाग। जो हमारे कितने भाग हैं उसको हम आर्टिकल के साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।